गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ऐसे तो पहले जो एक और चैप्टर था उसको तो हटा दिया है, ठीक है, नहीं तो इसका चैप्टर नंबर 5 रहता, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 4 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले तुम लोग को एक स्टोरी पता होगा। क्या था स्टोरी, याद है? बचपन में सुने होगा कि न्यूटन थे। न्यूटन जो है वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब आ करके गिरा, और गिरने के बाद क्या हुआ कि वो सोचे कि अरे सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और इस वजह से वो ग्रेविटेशन वगैरह का खोज किए थे और उसके बारे में बताए थे। ठीक है, तो हम लोग एक ये देखो एनिमेशन से दिखाया है, देखो ये सेब का पेड़ है तो सेब गिरा, सेब का पेड़ है तो सेब ही गिरेगा। हाँ, ये न्यूटन भैया देखो बैठे थे, हाँ बेचारे सेब गिरने से नहीं भाग रहे, ये नहीं सोचना कि ये तो सर भाग गए तो फिर खोज कैसे किए। ये सेब गिरा और सेब में क्या था देख रहे हो, कीड़ा। ये क्या है, कीड़ा है। बेचारे कीड़ा देख करके भाग गए, लेकिन दिमाग में आ गया था क्या, अरे भाई नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो इसी को लेकर के है। ठीक है, हम लोग को कुछ कुछ पढ़ना है, हम लोग देख लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखो वाला, इसमें तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला जो है हम लोग का टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, इनर्शिया। तो पहला टॉपिक तो हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, इनर्शिया के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अरे क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी का न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी का न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद जो है हम लोग को इम्पल्स के बारे में इसी में पढ़ना है। अरे इम्पल्स क्या होता है, टेंशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, टेंशन क्या होता है, मतलब इसमें हम लोग का जो है ये सारा टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बालक, इनर्शिया क्या होता है। देखो न्यूटन जो है, न्यूटन जो बतलाए थे उससे भी पहले साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, लेकिन कुछ लॉजिकल बातें नहीं बोले थे, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जो लॉजिकल बातें बोल के गए थे, वो थे गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट। वो बताए थे इनर्शिया के बारे में। अरे किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। तो ये इनर्शिया है क्या, हमारा इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया जो होता है हम लोग का ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा। मतलब इनर्शिया का कहने का मतलब यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वही स्टेट में वो रहना पसंद करता है तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। मतलब अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, मोशन में है तो मोशन में होगा। बालक इसी इनर्शिया को थोड़ा सा अच्छे रूप से एक्सप्लेन किए थे न्यूटन साहब, और वो अपने नाम पे रख लिए क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अरे क्या रख लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फिर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो बतलाया था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बारे में, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ सब लोग पढ़े होंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम एक झापड़ मारे तो तुम भी एक झापड़ मारो करेंगे। हाँ, जैसे अगर मान लो कि हम इस बोर्ड पे अगर कस के मारेंगे नहीं ना, सोच रहे हो कि बोर्ड फोड़ ले, ठीक है, मारेंगे नहीं। तो अगर मान लो कि सामने दीवार है, मान लो यहाँ पे सामने दीवार है, और हम दीवार पे मारेंगे तो जितना फोर्स हम दीवार पे मारेंगे उतना ही फोर्स से हमको दीवार भी हमारे हाथ पे
मारेगा, मतलब कि वो उतना ही, जितना हम लोग एक्शन देंगे उसी हिसाब से रिएक्शन मिलेगा। जैसे बोर्ड पे अगर धीरे से मारो तो तुमको कम चोट लगेगा, बोर्ड पे कस के मारो, ठीक है ना, दीवार पे, ठीक है ना, तो क्या होगा, चोट और ज़्यादा कस कर लाएगा। मतलब कि तुम जितना स्पीड से मारोगे, जितना ज़्यादा फोर्स के साथ, उतना ज़्यादा तुमको भी महसूस होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स रेट ऑफ चेंज जो होता है मोमेंटम का, वो बहुत कम समय में जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं वाला, इम्पल्स। उसके बाद टेंशन वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। तो टेंशन, अगर कोई चीज रोप से मान लो बंधा हुआ है, ठीक है ना, और रोप से बंधा होने की वजह से उसका क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को खींचता है, उसके अंदर तनाव आता है, उसी को क्या बोल देते हैं, टेंशन, ठीक है। तो हम लोग जो है ये सब टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं इनर्शिया के बारे में। हम किसके बारे में, इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है अभी बताएं। इनर्शिया क्या होता है, जो अपने स्टेट के चेंज को क्या करता हो, अपोज करता हो, मतलब वो अपने ही स्टेट में रहना पसंद करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो इनर्शिया लिखा हुआ है देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपने स्टेट के चेंज को अपोज करता है। और देखो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करेगा मास पे, मतलब मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसका मास जितना अधिक होगा उसका इनर्शिया उतना अधिक होगा। देखो सिंपल सा बतला रहे हैं, अगर एक साइकिल है, एक बाइक है, एक कार है, एक ट्रक है, अब बताओ किसको, अगर सब रेस्ट में है और हम लोग को क्या करना है, सबको मोशन में लाना है, तो बताओ किसको आसान तरीके से लाया जा सकता है, साइकिल को, बाइक को, ठीक है, या ट्रक को या कार को। तो सबसे आसान है बाइक को, सॉरी कार को, है साइकिल को, ठीक है। अरे किसको, साइकिल को, क्यों, क्योंकि साइकिल के पास सबसे कम मास होता है, उसके बाद बाइक को, उसके बाद कार को, और सबसे ज्यादा ट्रक को। अब देखो जैसे यहाँ पर है एक देखो फिगर से दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर ये क्या है हमारा, एक कार है, और ये हमारा क्या है, एक ट्रक है। अब बताओ ये कार है, इसका मास कम होगा, और ये ट्रक है, इसका मास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब कार का मास कम, इसको चाहो तो 2 या 3 मैक्सिमम है, इसको धक्का दो आराम से मोशन में आ जाएगा। लेकिन क्या ये ट्रक है, मुझे देखो कितना लंबा ट्रक है, ठीक है ना, काफी बड़ा ट्रक है। अब इस ट्रक को अगर 2 आदमी जाकर के धक्का दोगे तो ये धक्का दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। तो इनर्शिया अगर चेंज करना है, इनर्शिया मतलब इसका स्टेट अगर चेंज करना है, मतलब कि ये दोनों अगर रेस्ट में है और रेस्ट से मोशन में लाना है, तो हम लोग को इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, मतलब मास जिसका ज्यादा होगा उसको इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मतलब उसका स्टेट चेंज करने में हम लोग को फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है फॉर लीनियर यूनिफॉर्म मोशन मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। लो क्या है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो है ये क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब मास जो है वो इनर्शिया को मेजर करता है कि किसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। नेक्स्ट है उसी को दूसरे फॉर्म में लिखा प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय व्हिच इट डू नॉट अलाउ एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो अपने अंदर के चेंज को अलाउ नहीं करता। जैसे समझ ये कार को जब धक्का देने जाओगे, ठीक है, तो तुम जितना फोर्स से धक्का दोगे वो भी उतना ही फोर्स से धक्का देगा, मतलब ये अपने आप को चाहेगा नहीं कि हम मोशन में आ जाए, लेकिन तुम जबरदस्ती जब फोर्स लगाते हो तब जाकर के ये मोशन में आता है, वरना ये मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनर्शिया, और यही इनर्शिया जो है हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अरे क्या हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब न्यूटन फर्स्ट लॉ। अभी बोले ये इनर्शिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, तो इसलिए या तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल दो या इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
अरे क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, तो अभी बतला है वही सारा चीज। ठीक है, इनर्शिया में क्या बतला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन को, कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता है। देखो लिखा हुआ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ इट इज एट रेस्ट एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर ये मोशन में है तो ये लगातार मोशन में रहना पसंद करता है। ठीक है ना, इसका देखो तीन कंडीशन है। एक है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अरे क्या है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा क्या है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया का मतलब समझ में आया कि नहीं, इनर्शिया का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया, मतलब जो जिसका, अगर कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, अगर कोई चल रहा है तो चल रहा हो। ठीक है ना, मतलब वो चलते रहेगा। कब तक चलेगा सर, इनफाइनाइट समय तक। ठीक है, ठीक है, कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के रोक ना दे। अब कहोगे सर हम लोग फुटबॉल पे मार देते हैं, फैन चला देते हैं, बस लाइट कट जाता है, अपने आप वो बंद हो जाता है, तो यार वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कौन काम करता है, फ्रिक्शन, इसके वजह से वो रुक जाता है। अगर इसी चीज को अगर स्पेस में चला करके छोड़ दो तो स्पेस में वो इनफाइनाइट समय तक चलते रहेगा, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या कोई एक्सटर्नल कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आकर के उससे ना टकरा जाए, तब तक ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है और ना तो उसका स्पीड चेंज होने वाला है। ठीक है ना, या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो रेस्ट में ही रहेगा, काफी समय तक रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब हम लोग का अर्थ का कंडीशन अलग होता है, यहाँ पर क्या है, हम लोग का अर्थ में एयर वगैरह बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारा चीजों का चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे फिजिक्स तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक स्टोरी। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, अब बताओ, अगर हम लोग जैसे कार में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो कार में हम लोग अगर बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, कार आगे चलती है, हम लोग क्या होते हैं, पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों लगता है पीछे की तरफ धक्का, जैसे अगर कार अगर मान लो हम लोग कार में इसी पोजीशन, मान लो कार में बैठे हुए हैं, और कार में अगर बैठे हुए हैं तो क्या होगा, अगर कार चली तो हम लोग को किधर की तरफ धक्का लगता है, पीछे की तरफ। हाँ, क्यों ऐसा लगा, ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग रेस्ट में, कार भी रेस्ट में, लेकिन अचानक से क्या हुआ, कार चल पड़ी, हम लोग का बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, कार उसको आगे की तरफ ले गए, तो कार आगे चला गया, हम लोग का बॉडी पीछे रह जाता है क्योंकि रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट, इसलिए हम लोग को पीछे की तरफ धक्का लगता है। वही अगर कार चल रहा है, कार में तुम बैठे हो, तुम भी तक 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 आगे बढ़ रहे, हाँ, कार भी चल रही है, तुम भी चल रहे हो, अचानक से ब्रेक लगा, ब्रेक कार में लगा, तुम में तो लगा नहीं, तो क्या होता है, तुम्हारा बॉडी मोशन में ही रह गया, कार में तो ब्रेक लग गया, रुक गया, तो हम लोग को जर्क आगे की तरफ लगता है, मतलब हम लोग आगे की तरफ फेंकाते हैं। जैसे कभी तुम लोग बस में या कार में गए होंगे तो ऐसा फील किए हो कि जैसे ही ब्रेक ड्राइवर मारा आगे की तरफ फेंका जाते हो। तो इसका वजह क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और वो जो तुम कार रेस्ट में रहता है तब तुम पीछे की तरफ धक्का देते हो, ठीक है ना, तुमको मिलता धक्का, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाए पर्सन फॉल बैकवर्ड, और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाए, पर्सन फॉल फॉरवर्ड। कब, जब व्हीकल स्टार्ट मूविंग करेगा तो, और या व्हीकल स्टॉप कर देगा तो, ठीक है ना। पर्सन फॉल बैकवर्ड व्हेन व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाए, पर्सन फॉल फॉरवर्ड व्हेन व्हीकल स्टॉप होगा, यहाँ पर बल्कि इसको सुधार लो, क्या हो जाएगा ये, स्टॉप मूविंग, ठीक है ना, या ब्रेक लगाएगा, ठीक है ना। तब क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, जैसे देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अचानक से क्या हो गया, टर्न आ गया, तो टर्न होगा तो क्या होता है, हम लोग का बॉडी तो स्ट्रेट में जाना चाहता है, लेकिन अचानक से टर्न हो गया तो हम लोग का बॉडी आगे चला जाता है, आगे की तरफ चलते रह जाता है, लेकिन कार मुड़ गई, इसलिए हम लोग को इधर की तरफ क्या होता है, फोर्स लगता है, मतलब बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, पर्सन फॉल रेडियली आउटवर्ड, जैसे मान लो कि ये इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर बैठे हो तो हम लोग को इधर बाहर की तरफ धक्का लगेगा, कार ऐसे मुड़ा लेकिन हम लोग को धक्का कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ ये क्यों लगा,
क्योंकि देखो यहाँ से जब चल रहे थे तो ये सीधा जाना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन कार मुड़ गया इधर। हम लोग का बॉडी तो सीधा जाना चाह रहा था लेकिन ये मुड़ गया, तो इसीलिए नेट फोर्स जो हम लोग को बाहर की तरफ खींचता है। समझ में आया? तो इसीलिए जो है हम लोग जो है बाहर की तरफ हम लोग को फोर्स महसूस होता है। तो समझ में आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, मोशन में है तो मोशन में, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब इसका 3 गो केस है। क्या? पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। कैसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट? तो जब हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, रुका हुआ रहता है, और गाड़ी अचानक से जब मूविंग करना स्टार्ट होता है, मतलब चलना स्टार्ट होता है, तो हम लोग को पीछे की तरफ धक्का लगता है। गाड़ी अगर चल रही है और अचानक से ब्रेक लगा तो हम लोग को किधर धक्का लगता है? आगे की तरफ। या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्या बोला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में कि टर्न कोई आता है और उस टर्न पर हम लोग क्या करते हैं? अचानक से मुड़ते हैं, तो क्या होता है? हम लोग को बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स लगता है। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। समझ में आया बालक? अरे आया। अब हम लोग को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या अभी बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, पर यूनिट टाइम अगर लगाना हो तो उसका शॉर्ट क्या होता है पता है? रेट। क्या होता है? रेट। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। हाँ, अगर रेट लग जाए तो पर यूनिट टाइम नहीं लगाना। जैसे इसको या तो ऐसे बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या ऐसे बोल दो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन पर यूनिट टाइम मतलब रेट नहीं लगाए तो पर यूनिट टाइम लगाना, रेट लग गया तो पर यूनिट टाइम नहीं लगाना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम में जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। मतलब क्या हो गया? देखो बालक, मतलब क्या हो गया? तो मतलब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि dp बाई dt बराबर क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल के बराबर। हाँ, ये फोर्स चूंकि क्या होता है हमारा वेक्टर, टीबी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P क्या होता है? हेलो बालक, P क्या होता है हमारा? लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है। और P का वैल्यू कितना होता है? तो वैल्यू होता है m into v। ये v वेलोसिटी हो गया, m क्या हो गया? मास, और p हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। ये हो गया हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ का बाप है। अब कह रहे हो कि सर बाप क्या है बोल रहे हैं? तो बाप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी डिराइव हो जाता है और न्यूटन थर्ड लॉ भी डिराइव होता है, इसीलिए न्यूटन सेकेंड लॉ को हम क्या बोल रहे हैं? बाप बोल रहे हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो भी डिराइव हो जाता है सेकेंड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ भी। और एक और चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी न्यूटन थर्ड लॉ से ही डिराइव, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ से ही डिराइव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ आर डिराइव फ्रॉम सेकेंड लॉ, ठीक है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी दोनों किससे डिराइव होता है? सेकेंड लॉ से। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, ये भी किससे डिराइव होता है? सेकेंड लॉ से। तो याद रहेगा। हाँ वाला, अभी तक कुछ खास नहीं पढ़े यार। फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कुछ खास था नहीं। क्या बोले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में रहना पसंद करता है। उसका 3 को बतलाया कैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बतलाया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब dp बाई dt बराबर f एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। p क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। f क्या हो जाएगा? फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ दोनों सेकंड लॉ से डिराइव होता है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल भी किससे डिराइव होता है? सेकंड लॉ से, ठीक है। चलो तो इसके बाद जो है एक छोटा सा एक प्यारा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है वाला। अरे क्या देख लेते हैं हम लोग? एक प्यारा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो पढ़ो।
इफ अ मोमेंटम ऑफ बॉडी, क्या है, इफ अ मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज विथ टाइम, कह रहा है क्या कि अगर कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अब मोमेंटम किस इक्वेशन से, तो p बराबर 80 माइनस dt का होल स्क्वायर, मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है p बराबर 80 माइनस dt का स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले गिवन में, गिवन देखो, गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, p बराबर दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 80 माइनस dt का स्क्वायर। अब कह रहा है क्या, here a and b are constant, मतलब इसमें क्या a और b कांस्टेंट है। देन फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ बॉडी, मतलब तब निकालना है, क्या निकालना है, बॉडी और का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, मतलब यहाँ पर और क्या दे दिया, और क्या दे दिया, F एक्सटर्नल जो है वो हमारा दे दिया है 0, ठीक है, कर लेते हैं। तो अभी बतलाओ हम लोग सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पढ़े, रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम का, मतलब क्या पढ़े हैं, dp बाई dt बराबर क्या पढ़े, F एक्सटर्नल। अब बताओ तुम लोग वाला कि dp बाई dt p के जगह पर रख दो, तो p के जगह पर क्या हो जाएगा, 80 माइनस dt का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा dt बराबर F एक्सटर्नल हो गया हमारा 0, क्या हो गया 0। अब डिफरेंशिएशन आता है सबको वाला, हवाला डिफरेंशिएशन अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो देख लो, एक बार हम फिर से बता देते हैं क्या था डिफरेंशिएशन में। अगर y, ठीक है, y फंक्शन है x का और y बराबर x के पावर n है, तो हम लोग का डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या हो रहा था, तो n नीचे उतर जा रहा था और x के पावर n माइनस 1 होता है, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। तो बालक यहाँ पर जो है हम लोग वही डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे, वही वाला। तो 80 का, अब बताओ 80 है, a तो कांस्टेंट है और t के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1। अब बतलाओ t के पावर 1 है तो 1 नीचे उतरेगा, ये वाले देखो, ये n नीचे उतर गया और n माइनस 1, तो वही 1 नीचे उतर जाएगा, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0, किसी का भी पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू 1, मतलब a हो जाएगा, मतलब 80 का डिफरेंशिएशन तो हो गया हमारा a माइनस bt स्क्वायर, हवाला क्या है हमारा bt स्क्वायर। अब देख लो bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी, ठीक है, तो bt स्क्वायर, अब bt स्क्वायर, b तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, t स्क्वायर, तो पावर n के जगह पर 2 है तो 2 नीचे उतर जाएगा और t 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2bt। तो यहाँ पर हम लोग माइनस bt स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो जाएगा माइनस 2bt बराबर 0। अब बालक यहाँ पर ये a जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2bt बराबर माइनस a हो जाएगा। अब बताओ बालक यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, अब बालक यहाँ पर अब a t निकल जाएगा, t निकलेगा, क्या बताओ t क्या निकलेगा, तो ये माइनस 2b नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा e बाई 2, अरे यार माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा t, अरे क्या आ गया t। अब हम लोग क्या करना है, p निकालना है, कब, जब f एक्सटर्नल 0, तो f एक्सटर्नल 0 तो t तो निकल गया। अब t का वैल्यू हम लोग रख दो p में तो निकल जाएगा नाउ, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, t इन मोमेंटम इन p, तो p वाले में रख दो, तो p बराबर क्या था 80 माइनस bt स्क्वायर, तो p बराबर बताओ a, t के यहाँ पर क्या रख दो अब a बटा 2b, हाँ, माइनस b t स्क्वायर, तो t के यहाँ पर क्या रख दो बालक a बाई 2b का होल स्क्वायर। अब बालक यहाँ पर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ बालक, अब यहाँ पर हम लोग का निकल जाएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या निकल के आएगा बालक, अब देखो मोमेंटम जो है हमारा निकल के क्या आएगा, तो p बराबर, अब बतलाओ a स्क्वायर बाई 2b क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2b माइनस b, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा तो ba स्क्वायर
अब बट्टा ये 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b। अब मतलब एक b स्क्वायर से एक b कैंसिल, तो a स्क्वायर बाई 4b बचेगा। अब मतलब क्या a स्क्वायर बाई 4b a स्क्वायर बाई 2b, तो क्या दोनों में से a स्क्वायर बाई 2b कॉमन ले ले? अरे ले ले, तो देखो ले लेते हैं कॉमन। p बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2b कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1/2 कॉमन लिए हैं तो 2 रह गया, तो 1/2 आ गया। अब बतलाओ एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा, तो a स्क्वायर बटा 2b इंटू क्या हो जाएगा आधा, तो मतलब p बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2 इंटू 2 4b। मतलब ये हमारा हो गया क्या सॉल्व मोमेंटम। आया समझ में बालक? हाँ, अरे कुछ नहीं किए हैं, मोमेंटम का इक्वेशन दिया था, एफ एक्सटर्नल दे दिया था, क्या है हमारा 0 क्या बालक? क्या दिया था? मोमेंटम का इक्वेशन दे दिया था और एफ एक्सटर्नल 0। तो हमको पता है क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या dp बाई dt बराबर एफ एक्सटर्नल होता है, तो dp बाई dt p के जगह पर रख दिए dt और एफ एक्सटर्नल 0 है तो 0 रख दिए, सारा रख दिए। अब यहाँ पर हम लोग को चूंकि आ गया डिफरेंशिएशन वाला, तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, डिफरेंशिएशन किए तो t का वैल्यू आ गया, और अगर t का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या किए हैं t का वैल्यू p में पुट कर दिए, p में पुट किए तो p बराबर a स्क्वायर बाई 4b आ गया। समझ में आया मतलब? अरे आया कि नहीं? तो यहाँ पर जो है हम लोग का, ठीक है याद रखना। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट देखो बात, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट है नोट करके कुछ पॉइंट है। क्या है? नोट करके कुछ पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, याद होगा तुम लोग को वेक्टर में पढ़ाए थे स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर जो होता है, ठीक है ना, और वेक्टर दो मल्टीपल प्रोडक्ट पढ़ाए थे, तो डॉट और एक का नाम दिए थे क्रॉस। याद करो डॉट क्या होता था कॉस और क्रॉस क्या होता था साइन। तो यहाँ पर क्या है p डॉट f, मतलब डॉट प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस रहता तो साइन आता, यहाँ पर क्या है डॉट। तो याद रखना कि अगर तुमको किसी भी, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मोमेंटम और फोर्स के बीच में एंगल निकालना है भैया, तो फिर क्या निकालोगे? क्या निकालना है पूरा? मोमेंटम और फोर्स के बीच में एंगल निकालना है, मतलब P और F के बीच में। तो P और F के बीच में अगर निकालना हो तो एकदम सिंपल सा रूल है, क्या कर देना डॉट प्रोडक्ट कर देना। अरे क्या कर देना डॉट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर जो है P डॉट F बराबर PF cos थीटा। क्या याद रखना? P डॉट F बराबर याद रखना क्या PF cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम लोग का याद रखने का बस यही है कि P डॉट F बराबर PF cos थीटा, और ये याद रखना F बराबर तो हम अभी बतलाए हैं बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर dt बाई dt होता है। तो अगर हम लोग को एवरेज फोर्स निकालने के लिए बोल दिया जाए तो एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हो। कैसे? P फाइनल माइनस P इनिशियल, अरे P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा डेल्टा T, मतलब डेल्टा P बाई डेल्टा T लिख सकते हो। तो एवरेज फोर्स या तुमको एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स बोले तो हम लोग ये नोट को याद रखेंगे। याद रहेगा बालक? कुछ खास अभी नहीं पढ़ा है, अभी एक एंगल निकालना सीखा है। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो बालक एक क्वेश्चन लेकर के आए, देखो पढ़ो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब वहां पे भी टाइम पे डिपेंड कर रहा था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है। px और py, मतलब देखो यहाँ पर जो है 2D में सेपरेट कर दिया, मतलब x और y दो डायरेक्शन में मोमेंटम दे दिया हुआ है, px का अलग है और py का अलग है, ठीक है। देन फाइंड एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। तब क्या कर रहा है? एंगल पूछ रहा है, तो एंगल पूछ रहा है तो अभी बतला है क्या लगा दो डॉट प्रोडक्ट, यहाँ क्या लगाना है बोलो डॉट प्रोडक्ट, तो p डॉट f लगा देना है। अरे क्या लगाना है p डॉट f, तो सर ये तो पता है f नहीं पता है, नहीं पता है तो निकालो। अब बतलाओ अगर हम लोग p नेट निकालेंगे तो सबसे पहले गिवन
अब बतलाओ गिवन में क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, हाँ, और py दिया, px क्या दिया हुआ है 2 cos t एंड py क्या दिया हुआ बताओ बताओ, py क्या दिया 2 sin t। तो क्या p नेट हम लोग का निकल जाएगा, क्या निकलेगा p नेट px प्लस py मतलब 2 cos t प्लस 2 sin t, ये हो गया हमारा 2 sin t, ये हमारा क्या हो गया p नेट। आया समझ, अरे वही ना x और y का सम होता है, p नेट हो जाएगा। अब f नेट निकालना है, तो बतलाओ f निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, f बराबर क्या होता है dp बाय dt, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो, तो d t के यहाँ पर क्या रख दो, ये x एक्सिस का है, ये y एक्सिस का है, तो यहाँ पर हम लोग x के यहाँ पर ये i कैप लगा सकते हैं और y के यहाँ पर j कैप, तो यहाँ पर i कैप और ये हमारा हो गया j कैप। तो बतलाओ यहाँ पर अब p नेट, तो f नेट निकल जाएगा, f नेट क्या हो जाएगा वाला f नेट dp बाई dt, तो dp बाई dt आता है डिफरेंशिएशन करने, बताओ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन नहीं, अरे क्या होगा माइनस साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन सीधा cos होगा, तो मतलब यहाँ पर 2 cos t है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 sin t और i कैप अब प्लस साइन का क्या हो जाएगा सीधा cos हो जाएगा, सही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos t j कैप। आया समझ में। तो अब बताओ f निकल गया, p निकल गया, अरे f निकल गया और p निकल गया, तो f निकल गया p निकल गया, तो एंगल निकल जाएगा। एंगल निकालने के लिए क्या बोले हैं, क्या करना है p डॉट f बराबर p f cos थीटा। अब ठीक है हम लोग को एंगल निकालना है, तो ना एंगल निकालने के लिए लगाओ, क्या लगाओ p डॉट f बराबर p f cos थीटा लगा दो, p डॉट f, तो p के जगह पर रखो हमारा, p के जगह पर क्या था हमारा बताओ 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, डॉट, अब f लिखना है, तो f भी निकाल चुके हम लोग, क्या निकाले माइनस 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t, हेलो 2 cos t j कैप, ये बराबर क्या कर देना हमारा पी एफ cos थीटा। आया समझ में वाला। अब बतलाओ यहाँ से हम लोग को करना है क्या, अरे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोग को करना है आगे का सॉल्व देखो क्या हो जाएगा बालक बताओ आगे। तो याद करो डॉट प्रोडक्ट में क्या बतलाए थे, आई को आई से गुना कर दो, जे को जे से। क्यों आई को जे से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आई और जे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, cos 90 क्या होता है 0, इसीलिए आई को आई से करना है और जे को जे से। तो देखो यहाँ पर क्या है आई कैप, यहाँ पर भी आई कैप है, तो यहाँ पर देखो आई को हम लोग आई से कर देंगे, ठीक है, आई को हम लोग आई से कर देंगे, और हम लोग क्या करेंगे वाला कि ये जे वाले को जे से कर देना है, ठीक है ना। तो आई को आई से करो मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट, और जे को जे से, तो 2 cos t आई गुने आई 1 हो जाता है, तो 2 cos t into 2 sin t, तो मतलब 2 cos t into 2 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -4 cos into sin t, तो क्या हो जाएगा cos t into sin t। अब फिर प्लस, तो प्लस कर दो, अब आगे क्या लिखा हुआ है 2 sin t और 2 cos t, j into j 1 हो जाएगा, और दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 4, हेलो वाला क्या हो जाएगा 4 cos t into sin t, हाँ, और ये किसके बराबर है pf cos t के बराबर। अब बतलाओ तुम लोग बतलाओ क्या ये प्लस माइनस और ये प्लस है, तो इससे ये कट जाएगा, हाँ, अरे क्या होगा इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि -4 cos t sin t है, ये +4 cos t sin t है, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 0, तो यहाँ पर 0 बराबर आ गया pf cos थीटा। अब ये pf इधर आएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर आ गया हमारा 0, तो थीटा 0 कब होता है जब थीटा क्या हो,
अरे थीटा क्या हो 90 डिग्री, मतलब एंगल हमारा निकल गया क्या, अरे क्या एंगल निकल के आया 90 डिग्री। मतलब अगर तुमको एंगल निकालना हो तो क्या करो, सबसे पहले P दिया हुआ है तो P ठीक है, P, F नहीं दिया तो F निकालो, या F दिया हुआ है तो ठीक, P नहीं दिया तो P निकाल लो, ठीक है ना। हाँ अगर उल्टा करोगे P निकालने के लिए तो उसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो या तो F दिया होगा नहीं तो P दिया होगा, दोनों में से जो दिया होगा वो निकाल लो, और निकालने के बाद क्या कर लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो एंगल निकल जाएगा। देखो निकल गया, आया समझ में। क्या दिया था हमारा, P दिया हुआ था, हाँ x और y दोनों कंपोनेंट का, तो दोनों हम जोड़ करके लिख दें यहाँ पर i कैप और j कैप के फॉर्म में। जब भी एंगल का किसी भी क्वेश्चन में जनरली बात हो, ठीक है ना, फिजिक्स में, तो याद रखना ज्यादातर एंगल जो निकलता है वो निकलता है वेक्टर से, ठीक है। तो वेक्टर में दो गो था, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग जो वेक्टर पढ़े हैं उसमें एंगल निकालना सीखे और वही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मोमेंटम पे, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, देख लो एवरेज फोर्स पे, हाँ वाला इसको छापो, देखो नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो, इफ 3 बुलेट्स, क्या कह रहा है, इफ 3 बुलेट्स ऑफ मास each of mass 40 ग्राम fired every second with 1200 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 बुलेट जिसका मास, ईच का मास है 40 ग्राम, और एवरी सेकंड मतलब एक सेकंड में 3 बुलेट फायर किया जा रहा है, कितना स्पीड से, तो 1200 मीटर पर सेकंड से। अरे किससे, 1200 मीटर पर सेकंड से, विथ अ मशीन गन, किससे, एक मशीन गन से। देन फाइंड आउट एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, मतलब अब देखो कभी गन वगैरह पकड़े हो, ठीक है, गन नहीं पकड़े हो तो ये पकड़े हो, क्या कहते हैं, पानी का पाइप, पानी का पाइप कभी पकड़ के देखना, पानी तो आगे जाएगा लेकिन पानी का पाइप अगर पकड़ के रखो तो तुम्हारा हाथ जो है पीछे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि जो पाइप है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, वो न्यूटन का लॉ लगेगा, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। क्या, पानी जब आगे निकलता है ना तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो वही बात है, गन से जब क्या निकलता है, बुलेट निकलता है, तो बुलेट तो आगे जाता है लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है गन पे वो पीछे की तरफ गन को भेजता है, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे वो एक दूसरे को कंजर्व करके रखता है, ठीक है ना। तो वो क्या है तुमको याद रखना होगा, ठीक है ना, कि कैसे होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्या है, बुलेट का मास दिया हुआ है 40 ग्राम, अरे बुलेट का मास कितना दिया हुआ है हमारा, 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो 40 ग्राम ठीक है भैया। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10 पर माइनस 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम, मतलब 10 पर माइनस 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 पर माइनस 3 kg, मतलब चाहे तो 0.4 kg लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ अलग। नेक्स्ट है, लिख ही दो, ठीक है, इसको लिख दो, क्या लिख दो, 0.4 kg, ये बुलेट का मास हो गया। नेक्स्ट है एवरी सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया हुआ है क्या तुम्हारा, है टाइम कितना दे दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ अरे टाइम क्या दे दिया हुआ है, 1 सेकेंड। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दिया हुआ है, 1200 मीटर पर सेकेंड विथ अ मशीन गन। देन फाइंड एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, मतलब कितना एवरेज फोर्स, तो अभी बतला है एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या बतला है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डीपी बाई डीटी नहीं, एवरेज बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है तो डेल्टा पी निकालना। देखो डी मतलब होता है, हम फिजिक्स में पहले ही बताया था, डी मतलब होता है स्मॉल चेंज और ये डेल्टा मतलब होता है लार्ज चेंज। तो चूंकि एवरेज जब भी होगा तो एवरेज का मतलब होता है लार्ज चेंज, मतलब वो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक का बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लार्ज चेंज का बात आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है डी इनिशियल, अब फाइनली होल्ड करके रखना, मतलब पकड़ के रखना है, उसको अपने जगह से हिलाना नहीं है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या कर देना है हमको, 0 कर देना है,
अरे आया समझ में? फाइनल वेलोसिटी हमको 0 कर देना है। तो नाउ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स बराबर क्या पढ़े? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा डेल्टा। अब बताओ बालक, हेलो, पी फाइनल तो 0 कर दिए, तो मतलब एवरेज फोर्स कितना देना पड़ेगा? पी फाइनल 0, पी इनिशियल बार, पी क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी होता है। तो देखो सॉरी, यहाँ पर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस एम वी फाइनल माइनस, यहाँ पर देखो एम वी इनिशियल, ठीक है? इसमें कर लो, पीछे जाओ, कहाँ था? यहाँ पर कर लो, ठीक है? यहाँ पर P बराबर होता है क्या? P बराबर क्या होता है? एम वी होता है, मास तो चेंज होगा नहीं। तो एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल बट्टा में डेल्टा टी, ठीक है? या क्या हो जाएगा? m कॉमन ले लो, अरे m क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो m कॉमन ले लोगे तो एवरेज फोर्स जो है हमारा, एवरेज फोर्स जो है हमारा निकल के आया क्या? m कॉमन ले लिए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा में डेल्टा t, ये हमारा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? ये हमारा एवरेज फोर्स। चाहिए याद रख लो, चाहिए याद रख लो। तो देखो हम लोग को जो है यहाँ पर एवरेज फोर्स निकालना था, तो एवरेज फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, यही क्या है? डेल्टा टी है। तो यहाँ पर m कॉमन ले लो, तो m कॉमन ले लिए, v फाइनल 0, v इनिशियल 1200 मीटर पर सेकेंड बटा में डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी 1 सेकेंड रख दो, ठीक है? तो यहाँ पर एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स m कितना है? 0.4 kg, 0.4 इंटू 1200 बटा 1 था। तो अब यहाँ पर ये नीचे जाएगा तो 0, एक 0 से 1 0 गया, तो 12 4 से गुना कर दो 12। तो एवरेज फोर्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 4 0 4 8 और 4 से 1 करोगे तो 4, मतलब 480 न्यूटन का फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा, तब जा करके तुम 1200 मीटर पर सेकंड से जो गोली निकलेगा उसको तुम क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। समझ में? मतलब 1200 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है गन जिसका वजन है कितना, सॉरी बुलेट जिसका वजन है 0.4 kg, ठीक है? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं 480 न्यूटन से। आया समझ में? चलो इसको छापो। ये 0.4 kg नहीं, ये 40 ग्राम, यहाँ पर 0.04 kg होगा यार। इसको सही करो, 0.04 होगा ये। क्या होगा वाला कि यहाँ पर 0.04 होगा ना, तो ये एक और 0 आ जाएगा। सही, 40/1000 पर 0 से 0 2 1 2, हाँ ठीक है। यहाँ पर 40 ग्राम का वजन, तो ये 480 नहीं होगा, 5 चौक 48 न्यूटन का मात्र लगाना होगा, 48 न्यूटन, 48 न्यूटन का, ठीक है बालक? चलो इसको छापो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखो अब क्या कह रहा है? if 10 particles each of mass 20 ग्राम, 10 पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है? 10 पार्टिकल है, सब का मास 20 ग्राम है। हाँ क्या है? if 10 particles each of mass 20 ग्राम, ठीक है, are striking elastically surface is perpendicular direction, ठीक है ना, every second। तो 10 पार्टिकल है जिसका मास 20 ग्राम है, ठीक है, स्ट्राइकिंग इलास्टिकली गिर रहा है परपेंडिकुलर सरफेस के एवरी सेकंड, मतलब हर एक सेकंड। मतलब देखो यहाँ पर 10 पार्टिकल्स दे दिया जिसका मास कितना हो जाएगा?
तो बताओ मास ऑफ वन पार्टिकल कितना दिया हुआ है बालक 20 ग्राम। 20 ग्राम को केजी में चेंज कर लो तो बटा 1000 मतलब 0.02 केजी हो जाएगा। हाँ, अब टाइम दे दिया हुआ है, टाइम कितना दे दिया हुआ बालक 1 सेकेंड मतलब एवरी सेकेंड। देन फाइंड आउट एवरेज फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है ना। अब है 10 पार्टिकल है, कितना है 10 पार्टिकल है। देखो मान लो यहाँ पर जो है ये सरफेस है। अब इस सरफेस पे कोई पार्टिकल अगर नीचे आकर के गिरेगा तो अगर ये नीचे आकर के यहाँ पर जब गिरेगा, ये नीचे गिरेगा तो मान लो ये नीचे गिरा है तो माइनस v वेलोसिटी, और ये ऊपर अगर जाएगा फिर टकरा के वापस ऊपर जाएगा उतना ही वेलोसिटी से v वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अरे क्या बोले समझ में आया? ये इनिशियली माइनस v, हम लोग जनरली क्या करते हैं नीचे वाले वेलोसिटी को माइनस ले लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस, तो इसलिए नीचे वाले को माइनस ले लिया, ऊपर वाले को प्लस ले लिया। तो देखो v वेलोसिटी से गिरा और v वेलोसिटी से ही वापस आए, बस चेंज क्या हो गया डायरेक्शन, नीचे आ रहा था ये ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए माइनस लगा दिए क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो अब बतलाओ v इनिशियल दिया हुआ है कितना माइनस v, और v फाइनल कितना दे दिया हुआ है प्लस v, ठीक है। तो अब हम लोग को एवरेज फोर्स निकालना है, तो नाउ एवरेज फोर्स का भी फॉर्मूला मतलब m v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा डेल्टा t कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बालक क्या हो जाएगा, देखो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, m कितना है 0.02 kg, v फाइनल कितना है माइनस v, हाँ v इनिशियल कितना है, सॉरी v इनिशियल था माइनस v और v फाइनल था v इनिशियल था v फाइनल प्लस v था, v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल था बटा में क्या हो जाएगा 1 सेकेंड मतलब एवरेज फोर्स सॉरी 10 पार्टिकल था तो ये 10 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा। तो मतलब 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.2 सॉरी क्या हो जाएगा 0.2 और v प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v बटा 1। तो बतलाओ एवरेज फोर्स जो है हमारा निकल के क्या आएगा, तो 0.2 इंटू 2 इंटू 2 4 मतलब 0.4v। अरे आया समझ में? हाँ वाला कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया आज का ये कहानी खत्म, एवरेज फोर्स। हाँ वाला आया कुछ समझ में कि कैसे निकालते हैं? देखो कुछ नहीं था, 10 पार्टिकल हर एक सेकेंड में गिर रहा है जिसका मान लो v वेलोसिटी नहीं दिया है तो हम मान लिए v वेलोसिटी से जा रहा है, v इलास्टिकली दिया, इलास्टिकली मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, बस वो आया टकराया वापस आ गया मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस v तो फाइनल वेलोसिटी प्लस v ले लिए हैं, और यहाँ पर एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। 10 पार्टिकल था एवरी सेकेंड में तो 10 से हम लोग गुना कर दिए। आया समझ में? तो ये हमारा हो गया। हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये तुम लोग 1 मिनट का समय जल्दी से देखो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। हाँ बात चलो कोई बात नहीं, हम देखो बताते हैं। देखो क्या है, क्या दिया, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, एक पार्टिकल इसका मास 2 kg स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस 100 मीटर पर सेकंड, मतलब सरफेस पे 100 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन 2 kg है वो 60 डिग्री पर गिरा, ठीक है ना। देन फाइंड आउट एवरेज फोर्स, फिर से एवरेज फोर्स पूछ रहा है। देखो अब हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखो मान लो ये सरफेस है हमारा, अब इस सरफेस पर
कोई ऑब्जेक्ट है, ये गिर रहा है, कितना डिग्री एंगल पे? 60 डिग्री। किससे? नॉर्मल से। तो नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस एट 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। कितना डिग्री एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे। टू नॉर्मल, याद रखना है, इधर वाला 60 डिग्री नहीं ले लेना, ऊपर वाला। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। फाइंड आउट एवरेज फोर्स। अब एक बात बतलाओ, ये अगर ऐसे आया है तो ये क्या होगा? ऐसे ही जाएगा, ये भी 60 डिग्री से जाएगा। आया समझ में? अब देखो, याद करो, हम लोग जब पढ़े थे, ठीक है, क्या वेक्टर, तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर इस टाइप का एंगल वगैरह दिया हो तो सिंपल सा फंडा क्या है हमारा, इसको एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ लो पहले। अब मान लो ये v इनिशियल, ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये भी 100 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ठीक है, चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, v इनिशियल को। अब इसको जो है हम लोग तोड़ लेते हैं v इनिशियल को। तो देखो, अब इसको अगर तोड़ोगे तो याद करो कंपोनेंट में तोड़ना बताया था, जिधर एंगल उधर कॉस, अलग, जिधर एंगल होगा उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं होगा उधर साइन लेना है। तो देखो ये एंगल है तो उधर कॉस चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? साइन। तो क्या हो जाएगा? 100 साइन 60 डिग्री। और इधर क्या हो जाएगा? एंगल डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 cos 60 डिग्री। ठीक है वाला। अब देखो फाइनल वाले को भी तोड़ लेते हैं। अरे किसको? फाइनल वाले को भी तोड़ लो। किसको तोड़ लो? फाइनल वाले को तोड़ के देख लो। तो फाइनल वाला हम लोग तोड़ लेते हैं। देखो फाइनल वाला क्या हो जाएगा? अब देखो फाइनल वाले में क्या है? ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा क्या? 100 cos 60, और इधर क्या हो जाएगा? 100 sin 60 डिग्री। 100 cos 60, 100 sin 60। अब बताओ यहाँ पर जो है हम लोग अब क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ लेंगे। अब एक बात बताओ, हम लोग को मोमेंटम का चेंज निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले मोमेंटम का चेंज सेम, अगर दो अलग अलग एक्सिस में तो हम लोग एक साथ नहीं निकालेंगे। याद रखना क्या करेंगे? कंपोनेंट में तोड़ लेंगे और उसको अलग अलग। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं इन एक्स एक्सिस। इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मतलब मोमेंटम एवरेज फोर्स क्या बतलाए थे? चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। मतलब हेलो, एवरेज फोर्स एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा? m b फाइनल माइनस b इनिशियल बटा डेल्टा t। अब बतलाओ, m 2 kg है, b फाइनल, फाइनल कितना था? 100 sin 60, 100 sin 60 किधर है? उसी डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? 100 sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा? उधर है तो i माइनस, फिर 100 sin 60, 100 sin 60, ये भी i। अब मतलब ये बटा में डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब एवरी सेकेंड कर रहा है, मतलब डेल्टा टी 1 सेकेंड हो जाएगा। मतलब ये और ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब एवरेज फोर्स एक्स एक्सिस में तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? देखो 100 sin 60, 100 sin 60, ये भी आई कट, ये भी आई कट, तो प्लस माइनस जीरो हो गया। लेकिन हम लोग वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। देखो एक्स एक्सिस का तो जीरो हो गया, ठीक है, तो जीरो इसलिए हुआ क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो उसका मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि माइनस होता है, अब देखो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा? तो m, हेलो, y एक्सिस का एवरेज फोर्स m, v फाइनल मतलब v फाइनल जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है फाइनल है, येलो कलर का लिखा हुआ है इनिशियल है, तो m v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा में डेल्टा t 1 सेकेंड, तो m 2 kg। v फाइनल कितना है? 100 cos 60, 100 cos 60 डिग्री। और चूंकि ऊपर की तरफ एरो दिया हुआ है, तो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब, अरे ऊपर 100 cos 60 ऊपर की तरफ है, इसका मतलब
प्लस जे कैप, नीचे की तरफ रहता तो माइनस जे कैप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस जे कैप, तो प्लस जे कैप भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, नीचे की तरफ 100 cos 60 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, तो क्या हो जाएगा 100 cos 60 और क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। और सर प्लस माइनस काट दिए भी 0 हो गया, नहीं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटा में 1, तो मतलब एवरेज फोर्स का कहानी क्या हो जाएगा, तो 2 100 cos 60 कितना होता है वाला, हाँ वाला cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 की √3/2, 1/2 तो 1/2 ले लेते हैं, हाँ और ये जे कैप हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये भी 100 cos 60 1/2 2 से 50, ये भी 2 से 50 टाइम्स में 50 टाइम्स में, ठीक है। तो मतलब वाला यहाँ पर हमारा एवरेज फोर्स 50 50 100 100 गुने 2 200, मतलब एवरेज फोर्स जो आ जाएगा निकल के हमारा ये क्या आ जाएगा 200, अरे क्या हो जाएगा 200, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, हाँ वाला ये हमारा एवरेज फोर्स निकल के आया समझ में कैसे किया वाला, हाँ वाला क्या हुआ है इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं, एवरेज फोर्स कैसे निकाले 200 न्यूटन, और सॉरी ये जे कैप था तो इसको जे कैप भी लगा दो, जे कैप भी लगा दो, जे कैप ये जे, ठीक है जे कैप 100 न्यूटन इन जे कैप, ठीक है ना, तो ये जे कैप कुछ नहीं एक्स और वाई में तोड़ दिए, ये दोनों का डायरेक्शन देख लिया, ऐसे ब्लू कलर से दिख रहा है तुम लोग को, तो ये हो गया हमारा एवरेज फोर्स। नेक्स्ट देख लो वाला, नेक्स्ट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ खत्म नहीं हुआ, आज हम लोग खत्म कर ही लेंगे, ठीक है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फोर्स बराबर क्या हम लोग बताए हैं, फोर्स बराबर क्या बतला है, फोर्स ये वेक्टर का सही लगा, फोर्स बराबर क्या बतला है dp बाय dt न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब एक बात बताओ, तुम लोग बचपन में पढ़े फोर्स बराबर ma, फोर्स बराबर ma, एक्चुअल में वो फोर्स का डेफिनेशन नहीं है, वो फोर्स का एक केस है, वो फोर्स का डेफिनेशन है ही नहीं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं F बराबर ma, F बराबर ma, लेकिन F बराबर ma हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे अगर मान लो कोई पाइप है, पाइप से अगर पानी लगातार निकल रहा है, क्या निकल रहा है पानी निकल रहा है, अब उसका फोर्स निकालना है तो वहां पर F बराबर ma लगाओगे तो कहानी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे देख लो, देख लेते हैं। सबसे पहले P बराबर तुम लोगों को पता है क्या होता है m इंटू v, तो अब एक बात बतलाओ F बराबर लो क्या हो जाएगा d, और P के यहाँ पर क्या हो जाएगा m डॉट v, अब बट्टा में क्या हो जाएगा dt, यहाँ पे वेक्टर का जरूरत नहीं है हटा दो, ठीक है। तो फोर्स बराबर d mv बाय dt हो जाएगा। अब एक बात बतलाओ ये क्या आ गया डिफरेंशिएशन, और याद करो u डॉट v वाला रूल याद है, मल्टीपल रूल, प्रोडक्ट रूल जिसको बोले थे, तो क्या बोले थे एक को बाहर रखो, एक को डिफरेंशिएट करो फिर दूसरे को बाहर, तो यहाँ से जो हमारा फोर्स निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा, तो पहले क्या करो एक को बाहर रखो, तो m है कांस्टेंट अभी मान लो, तो m को बाहर रखे तो क्या हो जाएगा dv बाय dt, और अगर मान लो m को पहले बाहर रखा v को बाहर रख लेते हैं प्लस v को बाहर रखो तो क्या हो जाएगा dm बाय, तो फोर्स का ओरिजिनल डेफिनेशन ये होता है वाला ये। अब कहो कि सर हम लोग तो बचपन में F बराबर m में पढ़े, वो क्या है गलत है क्या, नहीं सही है, लेकिन कब सही है इसी का दो केस लिए हुए, देखो क्या लिए हुए हैं, इफ वेलोसिटी, देखो यहाँ पर दो केस लिए, एक बार या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेरिएबल हो, मतलब मास भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा हो। अब कहो कि सर मास कैसे चेंज हो सकता है, अरे हो सकता है जैसे मान लो कि एक ये ट्रॉली ले लो, इस ट्रॉली में छेद कर दो, इसमें बालू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बालू, तो क्या होगा उसका मास पर यूनिट टाइम से क्या होगा कमते जाएगा।
अरे कमेगा कि नहीं? एक बाल्टी ले लो, बकेट ले लो या टंकी ले लो, उसमें पानी भरा हुआ, उसमें नल लगा हुआ, उसको नल को खोल दो, क्या होगा? उसका मास धीरे धीरे कम होगा, मतलब मास पर यूनिट टाइम से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और या तुम वो जो पाइप वाला बताया कि पाइप में पानी आ रहा है, उससे पानी फोर्स लगाओ तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा और मास भी चेंज हो रहा होगा, मतलब दोनों चीज चेंज हो रहा है। तो हो सकता है मास कांस्टेंट हो। नॉर्मल केस में जनरली क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है। जैसे देखो इसको फेंके ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मास कांस्टेंट है, खाली क्या होगा? एक्सीलरेशन जो भी होगा चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम लोग बचपन में पढ़ लेते हैं मास वाला कांस्टेंट और एक्सीलरेशन। कैसे? तो देखो हम लोग दोनों कांस्टेंट लेकर के पढ़ते हैं। पहला ले लेते हैं वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? तो मतलब फोर्स का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं? फोर्स का फॉर्मूला भी क्या पढ़े हैं? m dv by dt प्लस v dm by dt। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, हेलो बालक, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंस